हेलो एवरीवन। आज है 15 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 15 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि विकलांग छात्रों के लिए पूर्वोत्तर भारत का पहला जो पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय है झारखंड के रांची में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का उद्घाटन किया है। अप्रवासियों के लिए सबसे किफायती गंतव्य बनकर के उभरा है वियतनाम। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन शुरू हुआ है दिल्ली में। और भारतीय वायुसेना ये ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगी। 2024-25 के कार्यकाल के लिए एनबीडीए के अध्यक्ष बने हैं रजत शर्मा। एनबीडीए यानी कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट बने हैं शंकर नारायण। 16 वर्ष की आयु में गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है लामिन यामल। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत रहा है 7वें स्थान पर। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वित्त वर्ष 2024 में भारत की जो रोजगार वृद्धि दर है ये 6% होने का अनुमान बताया गया है। ये क्वेश्चंस हमने पढ़े हुए थे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। तो ये खिलाड़ी हो जाएंगे इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक क्रिकेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक जो जेम्स एंडरसन थे, इन्होंने 12 जुलाई 2024 को अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल करके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। इनका आखिरी टेस्ट जो था ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, जो इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। लंदन जो कि यूके की कैपिटल है, लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेला गया था और जिसे इंग्लैंड ने एक पारी और 114 रनों से जीत भी दर्ज हासिल करी थी। ठीक है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया सवाल है ये लगभग 5 से 6 साल पहले कि जो रूट का संबंध कहां से है। देखिए इंग्लैंड से संबंधित है, ये भी क्रिकेटर हो जाएंगे। अभी तक मैं आपको बताती थी ना कि इंग्लैंड के एक क्रिकेटर है जिनका नाम है सैम करन। ये आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी है, लेकिन नहीं। अब यदि आप लोगों ने इस साल के आईपीएल के अपडेटेड फैक्ट्स देखे होंगे तो मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि जो मिशेल स्टार्क है जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ये है आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से ही आप पैट कमिंस का नाम रिलेट कर सकते हैं और इसमें आप ग्लेन मैक्सवेल का नाम भी रिलेट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं केवल उन्हीं खिलाड़ियों को नाम रिलेट करवा रही जो कि चर्चे में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी है जिनका नाम है लॉकी फर्गुसन। क्यों इनका नाम चर्चे में था? देखिए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, करंट अफेयर में मैंने बताया है आप लोगों को कुछ दिन पहले ही कि टी20 विश्व कप मैच में आप कह सकते हैं किसी भी गेंदबाज द्वारा फेंके गए सर्वाधिक मेडन ओवर यानी कि 4 मेडन ओवर फेंकने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। मेडन ओवर क्या होता है? जिसमें एक भी रन ना बनाए गए हों। और साउथ अफ्रीका से आप रिलेट कर सकते हैं ए बी डिविलियर्स का नाम। ये वही साउथ अफ्रीका है जिसने कि अभी हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप जो भी खेला गया था ना भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बारबाडोस में, इसमें ये उप विजेता थी। विजेता भारत रही थी साउथ अफ्रीका को हरा करके। नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर दूसरा है, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो ये मनाया जाएगा 25 जून का दिन। देखिए आपको यदि याद होगा तो 25 जून को ही इमरजेंसी लगी थी और इसी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने को लेकर के भारत सरकार के द्वारा एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना में ये कहा गया है कि 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया था। तो भारत के लोगों को देश के संविधान और भारत के मजबूत लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है। बस उस 25 जून को चिन्हित करने के लिए, यादगार बनाने के लिए अभी किस तरीके से यादगार बना रहा है? संविधान हत्या दिवस के रूप में मना करके। ठीक है। इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में 25 जून को इमरजेंसी लगी थी। अब 25 मई को यदि आप रिलेट करेंगे ना तो अभी हाल ही में इसी 25 जून को इंटरनेशनल फुटबॉल डे के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस के रूप में भारत के ही प्रयासों से यूनाइटेड नेशंस ने जो 21 जून का दिन है इसे इंटरनेशनल योगा डे के रूप में घोषित किया गया। अब ये जो इस साल का इंटरनेशनल योगा डे है, इस पर जो इवेंट हुआ था ये इस साल श्रीनगर ने होस्ट किया है। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी 1945 में 1945। अगला सवाल है,
सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली इंडियन एयर फोर्स की पहली महिला पायलट कौन थी, जो अभी हाल ही में पिच ब्लैक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है? तो आंसर इसका हो जाएगा भावना कंठ, ऑप्शन नंबर सी। आपको मालूम है कि इंडियन एयर फोर्स की टुकड़ी जो है, ये द्विवार्षिक पिच ब्लैक एक्सरसाइज जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है, इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज ये रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। देखिए, जब शुरुआत हुई ना इसकी, तो प्रारंभ में ये जो अभ्यास है, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के विशाल निर्जन क्षेत्र में, मतलब रात के समय में होता था, इसलिए इसके लिए पिच ब्लैक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यदि मैं बात करूं इंडियन एयर फोर्स की, भारतीय वायुसेना की, तो 8 अक्टूबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है और दिल्ली में इसका मुख्यालय है। साथ ही विवेक राम चौधरी, VR चौधरी इसके हो जाएंगे प्रमुख। ऑप्शन से यदि आप रिलेट करेंगे तो अनामिका राजीव ये भी हाल ही में इंडियन नेवी की, यानी कि भारतीय नौसेना की पहली महिला, फर्स्ट वुमन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। और ये अभी कुछ दिन पहले का ही करंट अफेयर का सवाल है, जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, अब यहाँ से 2 ऑप्शन और बच रहे हैं, सुमन कुमारी और प्रीति रजक का। यदि आप रिलेट करें तो सुमन कुमारी है जो ये BSF की पहली महिला स्नाइपर बनाई गई है, जबकि यदि मैं बात करूं प्रीति रजक की, तो ये इंडियन आर्मी की, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनाई गई है। तो ये एडिशनल फैक्ट आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाटो के महासचिव का नाम क्या है जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दिया गया? तो इनका नाम हो जाएगा जेम्स स्टोनेनबर्ग। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं कि जो मार्क रूट है, जो कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये नाटो के नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक तो जेम्स स्टोनेनबर्ग है, जिसे अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने आपको करंट अफेयर में बताया है कि नाटो समिट जो है 2024 की, ये वॉशिंगटन में ही आयोजित की गई है। हालांकि भारत जो है ये नाटो का मेंबर नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1949, ब्रसल्स में हेडक्वार्टर। जेन्स स्टोलनबर्ग अभी वर्तमान समय तक तो यही अध्यक्ष हैं। इसमें 32 मेंबर कंट्री है, 32वां स्वीडन है और 31वां मेंबर कंट्री ये मार्च के महीने में बनाया गया था, फिनलैंड। एडिशनल तौर पर आप रिलेट करेंगे ना, तो स्वीडन जो है ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में टॉप पर रहा है। इसमें इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी 67, माफ कीजिएगा 63 है। और यदि मैं बात करूं फिनलैंड की, तो ये खुशहाली सूचकांक में टॉप पर है। इंडिया को रखा गया है 126 पर। ऑप्शन से यदि आप रिलेट करेंगे तो एंटोनियो गुटेरेस यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुख हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हो जाएंगे टेड्रोस अदानोम, और नाटो के अगले महासचिव बनने जा रहे हैं मार्क रूट। सवाल नंबर 5वां है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अब पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत का रिजर्वेशन दिया जाएगा? तो ये दिया जाना है 10% का। 2022 में ये जो अग्निपथ योजना आई थी, आपको मालूम होगा, सेना में भर्ती के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। इसके तहत सेना में आए 75% अग्निवीरों को 4 साल बाद रिटायर होना था। तो इसके लिए जो विपक्ष है, यानी कि कांग्रेस का आरोप इस पर यह लगाया गया कि सरकार अग्निवीरों को एज अ यूज एंड थ्रो, यूज यानी कि इस्तेमाल करो और थ्रो यानी कि फेंक दो, इस्तेमाल करो और फेंक दो जैसा मजदूर मान रही है। और बीते साल जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन्होंने ये हिंट भी दिए थे कि जरूरत पड़ने पर सरकार इस योजना में कुछ बदलाव भी कर सकती है। तो बदलाव किए हैं और भारत सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए जो केंद्रीय सशस्त्र बलों में जो भर्ती थी, ये 10% सीटें आरक्षित करने का फैसला कर चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, या आप इसे कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये, सतत विकास लक्ष्य, इंडिया इंडेक्स 2023-24 रिलीज किया गया। पूछा जा रहा है किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा ये भी हाल ही में रिलीज किया गया है। तो नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जो रिलीज किया है, इसमें उत्तराखंड और केरला इसने टॉप स्थान हासिल किया है। नीति आयोग ने इस इंडेक्स की मदद से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानकों पर विकास का मूल्यांकन किया है और इसमें SDG को हासिल करने में राज्यों और यूटीज के प्रदर्शन का भी आकलन किया गया है।
इसमें सबसे नीचे कौन है एसडीजी इंडेक्स में? तो 57 अंकों के साथ इसमें बिहार सबसे नीचे रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं ना, इसमें कुल 17 तरीके के लक्ष्य, 17 तरीके के टारगेट को ध्यान में रखा जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सतत विकास लक्ष्य है, इसका मेन टारगेट है 2030 तक सभी प्रकार की जो भूख है, जो कुपोषण है, इसको समाप्त करना, ताकि सभी लोग, विशेषकर बच्चों की तरफ यदि हम देखें, तो पूरे वर्ष इन्हें पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिल सके, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। अब इसमें इसके कुछ 17 पैरामीटर होते हैं, जिसमें कि ना पहला और सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है गरीबी की समाप्ति। पूरे 17 पैरामीटर याद रखने की जरूरत नहीं है, 17 मानकों के आधार पर यह इंडेक्स रिलीज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें केरल और उत्तराखंड को 79 अंकों के साथ सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले राज्यों में नंबर 1 रैंकिंग दी गई है, जबकि 57 अंकों के साथ बिहार सबसे पिछड़ा रहा है। देखिए, ये अंक ना एग्जैक्टली बिहार का मुझे नहीं पता कौन सा एग्जाम था, शायद ये पुलिस का एग्जाम था या बिहार पीसीएस का एग्जाम था। इसने पूछा था कि एसडीजी इंडेक्स में कितने अंकों के साथ बिहार सबसे नीचे है, इसलिए आज मैंने यहाँ से अंक भी मेंशन कर दिए हैं। नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 फॉर्मेशन ईयर है। दिल्ली में मुख्यालय, इसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और सीईओ ये हो जाएंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। बात की जाए यदि सुप्रीम कोर्ट की, तो देखिए अभी 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश इसमें कौन हो जाएंगे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। लेकिन इसके अलावा आप ये रिलेट कर सकते हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी आर्टिकल 19(1)(a) का इस्तेमाल करते हुए जो चुनावी बॉन्ड वाला मुद्दा मैंने बताया था ना आप लोगों को, इसे असंवैधानिक घोषित किया है। फिर यदि आप रक्षा मंत्रालय से रिलेट करेंगे, तो इस साल का जो बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 2024 के, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के लिए, सबसे अधिक आवंटन, सबसे अधिक पैसा जो है, ये इसी रक्षा मंत्रालय को मिला था। अब यदि मैं बात करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो कल ही के करंट अफेयर के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि इसमें रोजगार वृद्धि दर ये 6% की बढ़ोतरी हुई है। सवाल नंबर 7वां है, उत्तर प्रदेश वन विभाग की 2024 की जो ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट थी, इसमें सारस पक्षी की आबादी, इसमें बढ़ोतरी हुई है कितनी? अब देखिए, अब आप सोचेंगे ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, बताया है मैंने, आज क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके रखा है। आज ऑप्शन में किसी राज्य का नाम नहीं है। सारस पक्षी ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, आपको मालूम है। इसकी संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है, बढ़ करके 19,918 ये हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 396 की ये बढ़ोतरी दिखाता है। भारत में सारस पक्षी सबसे बड़ी आबादी इसकी कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। अभी जो जनगणना की रिपोर्ट रही है, इसके अनुसार सारस पक्षी की सबसे अधिक संख्या ये इटावा में 3,289 3289 इटावा वन प्रभाग में देखा गया है। और इस सारस पक्षी को 2014 में उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में भारत में पाए जाने वाले सारस पक्षी की सबसे बड़ी आबादी है। नेक्स्ट चलते हैं, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी। ये पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए जो नवीन कार्यक्रम चलाए गए, जो पॉलिसीज चलाए गए, इसमें उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, जिसने बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीण लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल हो जाएंगे लागनेशन। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र ने जीता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिक्किम में अभी तक रेलवे स्टेशन की व्यवस्था नहीं थी। रंगपो स्टेशन यहाँ का पहला स्टेशन, जिसकी आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी है। मेघालय से आप रिलेट कर सकते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, और मणिपुर से आप रिलेट कर सकते हैं संघाई फेस्टिवल, और आप ये भी रिलेट कर सकते हैं भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 9 है, किस भारतीय ने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी 4,995 मीटर की जो चोटी थी, इस पर तिरंगा फहराया है? तो आंसर हो जाएगा नीतीश सिंह। तो मलेशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैं नाम क्वेश्चन में ही मेंशन कर दूंगी अपडेट करते हुए, माउंट किनाबालू। माउंट किनाबालू पर जो 4,095 मीटर की चढ़ाई पर है, इसे मात्र 19 घंटे में सफलतापूर्वक पूरा किया है, और वह इस पर्वत पर सबसे कम समय में चढ़ने वाले भारतीय बन गए हैं। यदि आप रिलेट कर सके ज्योति रात्रे का नाम,
तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे बड़ी आप कह सकते हैं उम्रदराज महिला। इनकी उम्र भी मैंने आपको बताई थी कि ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। 55 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। हालांकि माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड है किसके नाम? नेपाल की ही गाइड है कामी रीता शेरपा के नाम। और सत्यदीप गुप्ता का नाम यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तो चढ़ाई की ही, साथ ही माउंट एवरेस्ट के पास में ही है माउंट लहोत से एक ही सीजन में दोनों पर ही चढ़ाई करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। सवाल नंबर 10वां है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने जस्टिस गुरमीत सिंह को किस राज्य का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो ये भी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल है। देखिए बेसिक चीजें हैं कि किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने। मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर है कि एग्जाम का पार्ट बने जो मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बल्कि वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। अदरवाइज मैं ऑल एग्जाम बेस आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराती हूँ, तो इसमें हाई कोर्ट का बहुत रेयर होता है कि ऐसा पूछ रहा है, लेकिन पर्टिकुलर यदि आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप याद रख सकते हैं। जस्टिस गुरमीत सिंह ये बने हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, जो कि पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू छगन भाई पटेल है। लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। ग्वालियर ये सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया है यूनेस्को के द्वारा। सांची देश की पहली सोलर सिटी है। अमरकंटक में नर्मदा लोक प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया पहल की शुरुआत मध्य प्रदेश के शहडोल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। भारत के संविधान को आज हम देख लेते हैं स्टैटिक फॉर्मेट में। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में देखिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। मतलब अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, इसके अलावा 6 मेंबर थे। ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। पहले स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था BN राव ने, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। संविधान बनने में जो समय लगा था ये था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, और इसके लिए जो कुल अधिवेशन हुए ये थे 11। मैंने कल आपसे पूछा था तमिल लेखिका जिन्हें डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आंसर था इसका शिवाशंकरी। आज का सवाल है ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।